हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकैब पोस्टमॉर्टम। पर गाइस, आज अपन लोग वोकैब पर नहीं बल्कि इडियम्स पर पोस्टमॉर्टम करने वाले हैं। और जिन इडियम्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले नजर मारते हैं उन इडियम्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ ब्लू स्टॉकिंग, अ cog in the machine, a bone of contention, a chink in someone's armor, a chip on your shoulder, a cold reception, a cry in the wilderness, a dark horse and a feather in one's cap। आज हम इन idioms को डिस्कस करने वाले हैं और इनका सही यूसेज समझने वाले, इन्हें फोटोज के साथ कनेक्ट करके इनका रियल मतलब क्या होता है ये समझने वाले, इनका राइट यूसेज एग्जाम्पल सेंटेंस के थ्रू समझने वाले। तो आपको एंड तक बने रहना है। पर सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स बिगिन। हमारी फर्स्ट इडियम है अब ब्लू स्टॉकिंग। अब ब्लू स्टॉकिंग, अब सबसे पहले तो स्टॉकिंग क्या होती है। स्टॉकिंग होते हैं ये जुराब जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लड़की ने पहने हुए कलरफुल से जुराब, इन्हें स्टॉकिंग कहते हैं। बट यहाँ कोई नीले जुराब पहने हुए लड़की से इसका मतलब नहीं है इडियम का। इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड लेडी। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर वाली फोटो में, ढेर सारी ब्लू स्टॉकिंग्स आपको दिख रही होंगी, पढ़ी लिखी लड़कियां कुछ डील कर रही हैं। तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड लेडी, ठीक है। इसका एग्जांपल सेंटेंस है द ब्लू स्टॉकिंग वाजंट फॉर्मली एजुकेटेड, यानी वो समझदार लड़की फॉर्मली पढ़ी लिखी नहीं थी, बट हर रिसोर्सेज एंड लव फॉर बुक्स अलाउड हर टू लर्न एज मच एज वुमेन कुड इन द 1740s। मतलब उसके किताबों के साथ लगाव नहीं और उसके रिसोर्सेज ने उसे अलाउ किया कि वो उतना पढ़ सके जितना 1740 के दशक में एक लड़की के लिए संभव था। तो ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है इंटेलिजेंट लेडी, ठीक है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है द ब्लू स्टॉकिंग formed a society for 18th century English ladies। मतलब उस समझदार मतलब पढ़ी लिखी लड़की ने एक सोसाइटी को फॉर्म किया 18वीं शताब्दी की औरतों के लिए, who were interested in learning and ideas, जो पढ़ने लिखने में और इनोवेटिव आइडियाज में इंटरेस्टेड थी। नेक्स्ट इज अ कॉग इन द मशीन। गाइस, सबसे पहले अब कॉग क्या होता है। कॉग होते हैं ये चक्के जो किसी भी मशीन को कसने में काम आते हैं ना। ये बड़े बड़े से चक्के, मुझे नहीं पता वैसे इनका काम क्या होता है, पर ये इन्हें कॉग कहते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि एक बहुत बड़ी मशीन में एक छोटा सा नट है ना, जो वो जरूरी भी है और बहुत छोटा भी है। तो अ कॉग इन द मशीन को इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कोई इंसान किसी बहुत बड़े ऑपरेशन में काम कर रहा है और उसका काम जरूरी भी है, मतलब उसका वहां रहना जरूरी भी है, पर वो है बहुत छोटे सिग्निफिकेंस का। मतलब आप एक लार्ज ऑपरेशन में एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हो, तो वो अ कॉग इन द मशीन है। अब इसे समझिए, अ मेंबर ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हुज जॉब ऑल्दो नेसेसरी मेक देम फील एज इफ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर जिसकी जॉब है तो नेसेसरी, बट उसे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो अ कॉग इन द मशीन है। या फिर someone or something that is functionally necessary but of a small significance within a large operation। मतलब कुछ भी ऐसा या कोई भी ऐसा जो functionally तो necessary है पर बहुत ही छोटी significance का है एक बहुत बड़े ऑपरेशन में, तो उसे a cog in the machine कहेंगे। इसका एग्जांपल सेंटेंस है I decided to set up my own business because I was tired of just being a cog in the machine। मतलब मैंने खुद का बिजनेस सेटअप करने का डिसाइड करा बिकॉज मैं थक गया था एक छोटी सी सिग्निफिकेंस वाला जॉब कर करके, मतलब छोटा सा जॉब कर करके मैं थक गया था। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। या फिर इसका नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग इन दिस थैंकलेस आईटी सपोर्ट जॉब। मैं थक गया था इस छोटे से थैंकलेस आईटी सपोर्ट जॉब को कर करके। आई डोंट वांट टू बी जस्ट अ कॉग इन द मशीन एनीमोर। मैं किसी भी तरह से और वो अ कॉग इन द मशीन नहीं बनना चाहता, यानी एक छोटे से सिग्निफिकेंस वाला जॉब नहीं करना चाहता। तो इस तरह से अ कॉग इन द मशीन को कहेंगे, को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोन ऑफ कंटेंशन, सबसे पहले कंटेंशन का मतलब क्या होता है। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा या विवाद। अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब, अब गाइस इमेजिन करिए कि आपने इन दोनों कुत्तों के बीच में एक हड्डी डाल दी, तो वो क्या होगी, वो बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब वो झगड़े की हड्डी हो जाएगी ना। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, जिसे हम हिंदी में कहते हैं झगड़े की जड़ ना, उसे बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं इंग्लिश में। रूट कॉज ऑफ फाइट, मतलब किसी भी फाइट का रूट कॉज हो, जो मेन जड़ हो जो किसी भी फाइट की, वो रूट ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन है। अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट का कारण हो, द कॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का कारण हो, उसे बोन ऑफ कंटेंशन कहेंगे। अब एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू समझिए किस इस्तेमाल कैसे करते हैं। दिस लैंड इज द बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द ब्रदर्स। मतलब ये जो जमीन है ना, झगड़े की जड़ बनी हुई है भाइयों के बीच में। दिस लैंड इज बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द ब्रदर्स। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है इन द एरिया वेयर लीज होल्ड रिफॉर्म इज अ सोशल प्रॉब्लम। मतलब वो एरिया जहां लीज होल्ड रिफॉर्म एक सामाजिक समस्या है। द मैटर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर 19 years। मतलब वो ये मैटर यानी लीज होल्ड रिफॉर्म का मैटर पिछले 90 सालों से आर्ग्यूमेंट का कारण बना हुआ है, डिसएग्रीमेंट का कारण बना हुआ है। तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़।
नेक्स्ट इज अ चिंक इन समवन्स आर्मर। सबसे पहले तो आर्मर क्या होते हैं? आर्मर होते हैं ये लोहे के या धातु के सूट जिन्हें युद्ध के समय पहना जाता है, इन्हें आर्मर कहते हैं। और चिंक का मतलब होता है कोई भी दरार या सुराख। अब गाइस अगर किसी सैनिक के आर्मर में कोई दरार सुराख है तो क्या है वो उसका वो वीक पॉइंट है जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती है। यानी उसका सूट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, वो फॉल्टी है। अ चिंक इन समवन्स आर्मर का मतलब होता है कोई भी ऐसा मुद्दा, कोई भी बात, कोई भी चीज, किसी की ऐसी कमी जिसकी वजह से उसे हर तरफ से झुकना पड़े, वो अ चिंक इन द पर्सन्स आर्मर है। ठीक है। इसका मतलब होता है अब वीक पॉइंट फॉल्ट इन समवन्स कैरेक्टर, कोई भी वीक पॉइंट या फॉल्ट किसी के कैरेक्टर में, या फिर आर्ग्यूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू अटैक और क्रिटिसाइज अ पर्सन, मतलब ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट जो किसी बंदे को क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, उसे अटैक करने के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, वो उसकी आर्मर में चिंक है। ये है उसकी उसकी सबसे बड़ी कमी है वो। इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। शी इज अ ब्रिलियंट सोशल वर्कर, वो एक बहुत ही ब्रिलियंट सोशल वर्कर है, बट हर लेक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, मतलब जो उसकी पॉलिटिकल अवेयरनेस में कमी है ना, मे बी द चिंक इन हर आर्मर, वो उसके हार की सबसे बड़ी कारण बन सकता है, वो उसकी सबसे बड़ी कमी बन सकती है। मे बी चिंक मे बी द चिंक इन हर आर्मर, इस तरह से अ चिंक इन समवन्स आर्मर इडियम को इस्तेमाल करते हैं किसी भी इंसान की जो सबसे बड़ी कमी है, जिससे उसे दबाया जा सकता है, वो जो उसके फेलियर का कारण बन सकता है, वो अ चिंक इन द पर्सन्स आर्मर होगा। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज अ फीदर इन वंस कैप। अ फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है कोई भी गर्व का विषय आपके लिए, वो अ फीदर इन वंस कैप की तरह से उसे शो करा जाता है। अब गाइस आपने देखा होगा कि जो आदिवासी लोग होते हैं, कुछ कबीलों के लोग ऐसे पहनते हैं ना, पंखों को अपने सर पे ऐसा लगा लगा के पहनते हैं, जो कि शायद उनकी सीनियरिटी, उनकी डेजिग्नेशन को शो करता है। अलग अलग तरह के वो लोग पहनते हैं, तो उसी से इसे कनेक्ट करिए। अब फीदर इन वंस कैप का मतलब होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसे गर्व का विषय, कुछ भी, एन अचीवमेंट टू प्राउड ऑफ, कुछ भी जिस पे गर्व किया जा सके, और समथिंग माइट ब्रिंग अ पर्सन सम एडवांटेज, और जो आपके लिए एडवांटेजियस हो, तो उसे अ फीदर इन वंस कैप कहेंगे। इसे एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। इट्स अ रियल फीदर इन आवर कैप, ये हमारे लिए सच में एक गर्व का विषय है। टू बी प्लेइंग इन द स्टेट चैंपियनशिप, इन स्पेस चैंपियनशिप में खेलना हमारे लिए एक गर्व का विषय है। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है, हिज अपॉइंटमेंट टू दिस इंपॉर्टेंट पोस्ट वाज अ फीदर इन हिज कैप, मतलब उसका अपॉइंटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, उसके लिए सच में एक गर्व का विषय है। अब फीदर इन वंस कैप, गर्व का विषय, इस तरह से इसे याद रखेंगे। ठीक है। कबीले के टोपी से इस तरह से कनेक्ट करिए। नेक्स्ट इज अ कोल्ड रिसेप्शन। अ कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है हाफ हार्टेड वेलकम। जब आप किसी के घर जाएं और आप, मतलब आप किसी के घर जाए, कहीं मिले, कुछ भी हो, और आपको ना अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा रहा, उसे आप हाफ हार्टेड वेलकम कहेंगे। अब आप सोचिए किसी के घर जा रहे हैं आप, और वो जैसे बंदे का मुंह बना हुआ है ना, एकदम उदास सा आपकी तरफ इस तरह से देख रहा है, तो वो आपका एक कोल्ड रिसेप्शन है। ठीक है। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल सी इडियम है। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, माई वाइफ मेट मी विद अ कोल्ड रिसेप्शन, मतलब मेरी बीवी ना मुझसे ठीक ढंग से मिली नहीं, व्हेन आई केम होम एट 3 AM, जब मैं 3 बजे घर आया। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं। शी गॉट अ कोल्ड रिसेप्शन व्हेन शी वेंट टू सी हर ओल्ड फ्रेंड, मतलब उसको ना एक कोल्ड रिसेप्शन मिला जब वो अपनी दोस्त से मिलने गई, तो उसकी दोस्त ने उसे ढंग से ट्रीट नहीं करा। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सो फार द डील हैज रिसीव्ड अ कोल्ड रिसेप्शन ऑन वॉल स्ट्रीट, मतलब अभी तक ना ये जो डील है ना वॉल स्ट्रीट में, इस डील को कुछ ज्यादा अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ लोगों ने अपनाया नहीं है, इसे एक कोल्ड रिसेप्शन मिला है, मतलब इसे ठंडे बस्ते में ही डाल रहे हैं लोग। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अ कोल्ड रिसेप्शन मतलब कि हाफ हार्टेड वेलकम। ठीक है। नेक्स्ट इज अ डॉग इन द मैनेजर। अब गाइस इसके लिए मुझे कुछ हिंदी एक्सप्रेशन तो याद नहीं आ रहा है कि हम लोग हिंदी में इसके लिए क्या इस्तेमाल करते होंगे, पर अ डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है कोई बंदा जो फालतू की किच करता है, यू नो बॉदरिंग एलिमेंट बन के रहता है, हमेशा परेशान करने वाला, हर चीज में ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये मत करो, ऐसा करके जो बंदा होगा ना, उसे कहेंगे अ डॉग इन द मैनेजर, मतलब वो मैनेज कर रहा है पर कुत्ते की तरह परेशान कर रहा है। तो उसके उस हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मैं आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, ऐसा कुछ नहीं है। अ पर्सन हु गिव्स पेन टू अदर्स अननेसेसरी, ऐसा बंदा जो दूसरे को पेन देता हो अननेसेसरली। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉयिंग, एक ऐसा बंदा जो दूसरे को ना इंजॉय करने से रोके। अब देखिए इसका एग्जांपल सेंटेंस है, स्टॉप बीइंग सच अ डॉग इन मैनेजर एंड लेट योर सिस्टर राइड योर बाइक इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, मतलब ऐसे बॉदरिंग एलिमेंट मत बनो, और अपनी सिस्टर को अपनी बाइक दे दो चलाने के लिए अगर तुम इसे नहीं चला रहे हो। तो अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, don't be such a dog in the manager and give your tennis racket to me since you have classes this afternoon, मतलब ऐसे don't be such, मतलब ऐसे परेशान करने वाले मत बनो,
और मुझे अपनी टेनिस रैकेट दे दो क्योंकि तुम्हारी आज शाम को क्लासेस हैं। तो इस सेंस में इसे इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डॉग इन द मैनेजर इस इडियम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इसके लिए हिंदी कोई एक्सप्रेशन है, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट इज अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। अ क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है अनहियर्ड अपील, ऐसी अपील जिसे सुना नहीं गया। समवन हु इज पॉइंटिंग आउट द डेंजर इन अ सिचुएशन और द ट्रूथ अबाउट इट बट नो वन इज पेइंग एनी अटेंशन। जबकि कोई बंदा किसी संभावित डेंजर को बता रहा हो सबको कि ऐसा हो सकता है, पर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा ना, तो आप कह सकते हैं he is a voice crying in the wilderness। मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि वो बता रही है, अलर्ट कर रही है। जैसा आप इमेजिन करिए कि बंदी कुछ बता रही है, ये बंदा इसकी तरफ देख रहा है, इस बंदी का मुंह लटका हुआ है, तो शी इज अ वॉइस क्राइंग इन द वाइल्डरनेस। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आप कुछ बता रहे हो, आप अलर्ट कर रहे हो, पर आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा ना, तो उस सेंस में उस वक्त इस तरह से इस इडियम को इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है he was a voice crying in the wilderness as he tried to expose a vast corruption within the organization। जब वो vast corruption, बहुत बड़े करप्शन को बता रहा था कि जो उसके उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, उस करप्शन को एक्सपोज कर रहा था, तो किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। he was a voice crying in the wilderness, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है she felt like a voice crying in the wilderness as she tried to warn others about the impending economic collapse। जब वो बता रही थी कि एक इकोनॉमिक कोलैप्स हो सकता है, इस बारे में वो वार्न कर रही थी, तो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, और she felt a voice crying in the wilderness। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। एक दो बार आप खुद भी इन एग्जाम्पल सेंटेंस को पढ़िए, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है गाइस, जब कोई बंदा पुरानी बातों को लिए बैठा है ना, पुरानी बातों को का राग अलापा जा रहा है, उस बात के लिए परेशान हुए जा रहा है, तो उसे कहते हैं अ चिप ऑन योर शोल्डर। मतलब अगर आप कहना चाहते हैं ना वो तो बंदा बस पुरानी बातों को लेकर बैठा है, तो आप कहेंगे ही हैव गॉट अ चिप ऑन हिज शोल्डर। इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं, पुरानी बातों पे राग अलापे जा रहे हैं। अब आप इसका निमोनिक बना सकते हैं कि उस बंदे ने पुरानी यादों की चिप लगाई और बस रोने लग गया, तो इस तरह से भी इस्तेमाल कर आप याद रख सकते हैं। अ चिप ऑन हिज शोल्डर, हर शोल्डर, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। इसका मतलब होता है बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट और टू सीम एंग्री ऑल द टाइम बिकॉज यू थिंक यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। मतलब कोई बंदा इस बात के लिए पुरानी यादों के लिए उदास है, या इस बात के लिए कि वो उसे ना अनफेयरली ट्रीट किया गया था पास्ट में, उस बात के लिए वो एकदम उदास बैठा है। अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, he has got a chip on his shoulder। मतलब वो तो पुरानी बातों को लिए बैठा है, उसका ही राग अलापा जा रहा है। about not having been to यूनिवर्सिटी ना जा पाने का उसे दुख है, और वो उसी बात पर रोए जा रहा है, उसी बात का राग अलापे जा रहा है, तो उसे कहते हैं a chip on the person's shoulder, his shoulder, her shoulder। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु अनएक्सपेक्टेडली विंस अ कंपटीशन। एक ऐसा बंदा जिससे उम्मीद नहीं थी कि जीत जाएगा, पर वो किसी कंपटीशन को जीत जाए, उसे अ डार्क हॉर्स कहते हैं। और नेक्स्ट सेंस में इसे लेते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं यार वो तो छुपा रुस्तम है, तो ठीक उसी तरह से कहते हैं ही इज अ डार्क हॉर्स। जैसा हम बोलते हैं ना हिंदी में ही, मतलब वो छुपा रुस्तम है, तो वैसे ही इंग्लिश में कहते हैं ही इज अ डार्क हॉर्स। इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एलन मस्क इज अ डार्क हॉर्स, नो वन एक्सपेक्टेड दैट SpaceX would reach such level of success, बट उसने करा ना, तो एलन मस्क इज द डार्क हॉर्स। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, अक्सर उन्हें मेंशन करती हूँ अपने एग्जांपल्स में। तो इसके एग्जांपल सेंटेंस है शी इज अ डार्क हॉर्स, आई डोंट नो शी वुड राइटिंग अ नॉवल। मतलब वो ना छुपी रुस्तम निकली, मुझे नहीं पता था कि वो नॉवल लिख रही होगी। इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है द न्यू प्लेयर सीम्स टू बी अ डार्क हॉर्स। मतलब कि वो नया प्लेयर है पर जीत रहा होगा, तो आप कहेंगे कि वो तो छुपा रुस्तम निकला। इस तरह से वो तो छुपा रुस्तम लग रहा है, या फिर वो जीत रहा है, हमने उम्मीद नहीं करी थी, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश का मतलब होता है अ पर्सन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज प्रीवियसली मेंशन्ड। और एक पर्सन ही नहीं, एक सिचुएशन भी जो एक्सपेक्ट कुछ और करी गई थी, पर वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो उसे भी अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश कहेंगे। ठीक है, इसका जो एग्जांपल सेंटेंस है वो है हैविंग नॉलेज इज वन थिंग बट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स
इज अनदर कैटल ऑफ फिश। मतलब नॉलेज का होना एक अलग बात है, पर उस नॉलेज को दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाना, उसे दूसरों के साथ शेयर कर पाना, वो एक डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, वो एक बहुत अलग बात है। तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है, इट इज गुड टू फाइनली मूव आउट ऑफ आवर ओल्ड डिंजी ऑफिस बट दैट न्यू ऑफिस बिल्डिंग इज अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। मतलब कि ये अच्छा है, ये फाइनली अच्छा है कि हम इस पुराने ओल्ड फैशन ऑफिस से मूव कर रहे हैं किसी नई बिल्डिंग की तरफ, पर वो दूसरी बिल्डिंग है ना, वो डिफरेंट कैटल ऑफ फिश है, वो पूरी तरह से अलग है। तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। गाइज आज के लिए बस इतने ही इडियम्स थे हमारे पास। गाइज पर मैं बोलना चाहूंगी कि चैनल नया है तो आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। आपका ही चैनल है और आपको ही ग्रो करना है। बिना आपकी मदद के मैं इस चैनल को जिंदा भी नहीं रख पाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत धमाकेदार सेक्शन में। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।